फर्स्ट वाले केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू तक निकाल के छोड़ देना है। दैट इज क्या हमारा फॉर्मूला है, FRV MRV whichever is higher compared with SRV whichever is lower, that's our expected rental value. पहला वाला देखिए, MRV FRV whichever is higher क्या होगा 36,000 and this 36,000 compared with standard rental value whichever is lower, तो यहाँ पर तो SRV है ही नहीं, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस केस में जो हमारा ये आएगा ना इन दोनों का हायर, उसी को हम मान लेंगे हमारा SRV मान लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 36,000। क्या आप लोग का 36,000 निकला है? ओके जी सर। केस बी में MRV FRV whichever is higher कौन सा 36, this 36 and 33 whichever is lower that is 33, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33। केस सी में MRV FRV whichever is higher this is higher 36 this is lower 36, तो इस वाले में 36,000। देन अब निकालेंगे हम। अच्छा मुझे ये बताइए क्या आपका सबका ये आंसर सही निकला 36 33 36? जी सर। यस सर। ओके यस सर। अब आगे देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ, इन दोनों में व्हिचएवर इज हायर वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस रेंटल वैल्यू। लेकिन अगर वैकेंसी के कारण अगर हमारा एक्चुअल रेंटल अगर कम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो जो हमारा एक्चुअल रेंटल वैल्यू होगा उसी को हम क्या मानेंगे, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। याद आया, कल डिस्कस किए थे दोनों सिचुएशन। ओके तो देखिए, और ये सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, देख लो कि सारा आपको एनुअल वैल्यू चाहिए। कोई भी वैल्यू अगर आपकी मंथली में है या हाफ ईयरली या क्वार्टरली में है, फर्स्ट यू नीड टू डू इज कन्वर्ट द वैल्यू इनटू एनुअल वैल्यू, देन यू शुड सॉल्व द सम। तो पहले हमारा क्या क्या है, एमआरवी एफआरवी को कंपेयर करना है, इन दोनों में व्हिचएवर इज हायर यानी कि 66,000, देन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ 69, व्हिचएवर इज लोअर, तो लोअर क्या हो गया 66,000, देन एक्चुअल रेंट 72, इन दोनों में व्हिचएवर इज हायर दैट इज 72,000। तो दूसरे वाले का हमारा आंसर हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000। क्या आप लोग का निकला है 72,000? जी सर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए इसमें, आई डोंट डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नाउ अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन 3 का डेटा लो, मतलब यही वाला, और उसमें आपको देखना कि अगर 2 महीने का वैकेंसी हो तो क्या सीन हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्चुअल रेंटल वैल्यू है दैट इज 72,000, ये वाला, ये तो साल भर का है, तो डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? 6,000 हो गया पर मंथ, तो 10 महीने का कितना हो जाएगा, 10 महीने कितना हो जाएगा 60,000। सो दिस इज माय एक्चुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा एमआरवी एफआरवी व्हिचएवर इज हायर, एमआरवी है हमारा 60, एफआरवी है 66, व्हिचएवर इज हायर 66, देन एसआरवी ये कितना है 69, व्हिचएवर इज लोअर यानी कि 66, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू के साथ, एक्चुअल कितना आ गया हमारा 60,000, तो यहाँ पर जो एक्चुअल रेंटल वैल्यू कम हुआ है ड्यू टू वैकेंसी, सो देयरफॉर इस वाले केस में हमारा जीएवी क्या हो जाएगा 60,000। समझ में आया आपको? सारे के सारे एक साथ चिल्लाकर बोलिए हाँ सर हो गया हमारा। हाँ सर हो गया। कौन कौन है जिसका तीनों का तीनों आंसर सही हुआ? कौन कौन है जिसका तीनों का तीनों आंसर पूरा सही निकला? प्लीज रेज योर हैंड। लास्ट वाला थोड़ा सा, लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हड़बड़ी में। ओके फाइन, बाकी प्रणति, शताक्षी, अंशिका, दीक्षा, आप लोग का क्या हुआ? आप लोग कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे? मेरा भी सर लास्ट वाले रॉन्ग हुआ था जीएवी में सर। ओके मानस तुम्हारा? मैं लास्ट वाला थोड़ा नहीं सर नहीं किया। ओके तो अभी पता चला आप लोग का गलती क्या हुआ था? यस सर। ओके चलिए फिर तो अब आगे। लास्ट वाला 66 आएगा ना?
वेट 66 नहीं आएगा मेरा भाई, विच एवर इज लोअर आएगा। क्यों? अब मेरे को एक्चुअल मिला है 60,000 रुपया और आप टैक्स लोगे 66 के ऊपर, ये कैसा न्याय हो गया? यहाँ पर मैं लिखाया था कि लास्ट वाले केस में विच एवर इज नॉर्मल, आपका रूल क्या बोलता है इन दोनों में, मतलब एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंटल रिसीव, इन दोनों में लास्ट में क्या करना है, विच एवर इज हायर लेते हैं ना। लेकिन अगर जी, सर। आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू अगर आपका कम हो जाता है ड्यू टू वैकेंसी, और वो किससे कम होता है, एक्सपेक्टेड से भी कम हो जाता है, तो आपको एक्चुअल रेंटल वैल्यू को ही मानना पड़ेगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सोच कर देखो ना भाई, अगर आपका ये वाला सीन देखो, आपका एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए तो आपका 66,000, लेकिन आपको मिला है 60,000, और मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं मैं तो 66,000 को आपको मानूंगा आपका जीएवी, तो मतलब 66 के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो भैया मेरे पास जो पैसा आया ही नहीं उसके भी ऊपर टैक्स ले जा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। समझ में आया ना? यही कंसेप्ट था कि अगर इन केस आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू अगर कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, आपका एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से। क्यों कम हो रहा है? ड्यू टू वैकेंसी। तो फिर आप क्या करोगे, जो कमती आया एक्चुअल रेंटल वैल्यू उसी को मान लोगे, दिस इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है? ओके सर। तो कल तक हम यहां तक देख लिए थे, आज हम आगे देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मतलब आप या तो खुद रह रहे हो उस घर में या फिर उस घर में कोई भी नहीं रह रहा। ये डील करता है कौन? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। क्या कहता है देखो, ये वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब आप खुद रह रहे हो फॉर ओन रेसिडेंस, खुद के रहने के लिए, या फिर दैट हाउस प्रॉपर्टी इज अनऑक्युपाइड, कोई नहीं रह रहा वहां पर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर कोई नहीं रहा, पूरा खाली पड़ा रहा, भूत बंगला टाइप। तो क्या हो जाएगा उस केस में, जो एनुअल वैल्यू आप निकालते हो दैट शुड बी नील, क्योंकि जीरो हो जाएगा और उसके ऊपर भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। मतलब अगर मैं घर में मैं खुद रह रहा हूं तो उस केस में एमआरवी एफआरवी जीआई वो सब मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं खुद के रहने के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसका एनुअल वैल्यू जीरो हो जाएगा। मैं बोलूंगा इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी जीरो। दो सिचुएशन में, या तो आप खुद रह रहे होगे या फिर आपका क्या हो रहा होगा कि वो थ्रू आउट द ईयर आपका वैकेंट पड़ा होगा। ठीक है? उसके बाद देन नेक्स्ट देखिए, कंडीशन क्या बोला, प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। प्रोवाइडेड क्या, कि जो प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी रही है या फिर आप जिसमें खुद रह रहे हो उससे आपको कुछ भी, नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड, वहां से और कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलना चाहिए। समझ में आपको? अब देखिए, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तब हम आपसे टैक्स क्यों ना ले। मतलब आप बेनिफिट कमाओगे और सरकार को पैसा नहीं दोगे, ऐसा सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ मिला ही नहीं तो हम आपसे क्या लेंगे? देखो, सरकार भिखारी से कभी टैक्स नहीं लेता, ये बात अलग है, भिखारी लोग बहुत लाखों लाखों रुपए दबा के रखते हैं, डिफरेंट मैटर। ठीक है? तो वही बोल रहा है कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड, या तो आप खुद रह रहे हो या फिर थ्रू आउट द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थ्रू आउट। अगर एक महीने भी भाड़ा लग गया तो भैया इसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे, बट अगर वो थ्रू आउट द ईयर कंप्लीटली वैकेंट पड़ा था तो उस केस में आपका एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर एनुअल वैल्यू मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात हो रही है, दैट शुड बी नील। एंड प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी से कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिला होगा। ठीक है? अब ये जो आया ना आपका, ये जो नंबर पॉइंट, ये जो नंबर 2 हम डिस्कस किए, ये कल वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है। मतलब कि जब आपको वैकेंसी के लिए रेंट कम मिला तो जो कम रेंट मिलता है ना उसको हम क्या मान लेते हैं? आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मान के चलो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कितना हो गया? 60,000, और मेरे को एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितना मिला? 0। तो अभी हमने क्या, मतलब कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर आपका एक्चुअल रेंटल वैल्यू ड्यू टू वैकेंसी कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है? एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू से, तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? जो आपका कम है। तो यहाँ पर हमारा कम क्या है? 0।
तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो बस इसी कंसेप्ट को उसने क्या कर दिया, एक अलग से सेक्शन में पुट कर दिया और बोल दिया कि अगर आप खुद रहते हो या आपका थ्रू आउट ईयर पूरा खाली पड़ा है घर, तो भैया आपका जीएवी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए, द एक्सप्रेशन अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब इट रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय द ओनर, मतलब या तो ओनर भी ऑक्युपाई नहीं किया, बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो अपना एम्प्लॉयमेंट के अपने घर में नहीं रह पा रहा, बिजनेस के लिए नहीं रह पा रहा, प्रोफेशन के लिए नहीं रह पा रहा। क्यों नहीं रह पा रहा, बिकॉज उसका जो एम्प्लॉयमेंट है या उसका जो बिजनेस है या उसका जो प्रोफेशन है, दैट एट अ डिफरेंट प्लेस वेयर ही रिसाइड्स, मतलब जहां वो रहता है वहां छोड़ के कहीं और। इसका मैंने एग्जांपल हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मेरा घर संबलपुर में है और मैं अपने जॉब के लिए मैं बेंगलोर में जाके रहता हूँ और साल भर में बेंगलोर में ही रहा, मेरा इस घर में मैं रहा ही नहीं, तो ये मेरा घर क्या हो गया, अनऑक्युपाइड हो गया। तो अनऑक्युपाइड मतलब ड्यू टू माय बिजनेस, ड्यू टू माय प्रोफेशन, मैं जहां नॉर्मली रहता था वहां नहीं रह के कहीं और रह रहा हूं, तो उस केस को यहां पर कवर किया गया है। ठीक है, देन the benefit of exemption of one self occupied house is available only to an individual and HUF। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू जो हम नील मानेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मानेंगे या फिर किसके लिए मानेंगे, HUF के लिए मानेंगे। अब अगर आप मेरे को बताइए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर एक कंपनी है, तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म या फिर वो कंपनी अपने नाम पे एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकता है? यस, खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि वो भी एक पर्सन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म और जो आपका हो गया कंपनी, ये लोग तो क्या है, ये लोग आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये तो कोई रहेगा नहीं। एक्चुअल में वो घर को ऑक्युपाई करके रह सकता है क्या? पार्टनरशिप फर्म नहीं, कंपनी नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल और HUF की, तो वो लोग तो खुद रहते ही हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या, एक सिंगल आदमी घर में रह सकता है। एंड HUF भी कैसे बना, सेम फैमिली मेंबर मिलके, तो एक HUF भी एक प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई कर सकता है। तो हम HUF के केस में और इंडिविजुअल के केस में अगर एक हाउस प्रॉपर्टी उनका सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उस केस में उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को हम लोग नील मानेंगे, 0 मानेंगे। समझ में आया आपको? अब देखिए आगे और क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। इसी के ऊपर ना एक तो हम केस स्टडी हम दिखेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर एक केस हुआ था, उसी के बाद ये पॉइंट को यहाँ पर डाला गया। याद है आपको इनकम टैक्स की हमारी पहली क्लासेस जब हम पढ़े थे, स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, जहां पर हमने जाना था कि इनकम टैक्स में एक स्कोप में क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अगर कोर्ट का जजमेंट कुछ आ जाता है तो वो अपने आप में फिर क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ये भी इसी के ऊपर एक केस हुआ था और उस केस का जो डिसीजन सुनाया गया, उसी के बाद से ये पॉइंट लाया गया कि भैया HUF को भी एक हाउस का बेनिफिट सेल्फ ऑक्युपाइड बोल के मिला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, such house or part thereof is not actually let out during the whole or any part of the previous year। मतलब क्या ये बोल रहा है, सेल्फ ऑक्युपाइड या सॉरी अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हम उसी को बोलेंगे जो थ्रू आउट द ईयर खाली पड़ा था, मतलब वहां पर मतलब कभी भी कोई नहीं आया, होली और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, नॉट एक्चुअली लेट आउट मतलब हमने कभी भी उसको भाड़ा दिया ही नहीं। ठीक है, एंड अगर वो घर अगर खाली पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो आप म्युनिसिपल टैक्स दोगे, टैक्स तो देना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटी को, तो उस केस में हम म्युनिसिपैलिटी टैक्स का कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगे। मतलब पहले क्या होता था, अगर आपको याद होगा, देखो क्या बोल रहा है ये, नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी। क्यों? अब देखो, मान लो कि पिछले वाले केस में मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आया 1,20,000 रुपया, नॉर्मल केस में। ठीक है, अब उससे मैं क्या करता था, म्युनिसिपल टैक्सेस जो मैंने पे किया, मान लो 20,000 रुपया मैंने पे कर दिया, तो मैं क्या सरकार को एक्सक्यूज देता था कि सरकार मेरा इनकम हुआ 1,20,000 रुपया, लेकिन 20,000 तो मैंने आपको म्युनिसिपैलिटी टैक्स दिया है ना, तो मेरा एक्चुअल जो नेट इनकम रहा, नेट एनुअल वैल्यू, आप इसके ऊपर टैक्स लगाओ ना, ऐसे हम बोल सकते थे। और फिर गवर्नमेंट इस 1,00,000 के ऊपर टैक्स लगाती थी आफ्टर सेक्शन 24 का डिडक्शन। ठीक है, लेकिन अब मान लो कि मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 है, तो गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स लगाएगी? अब 0 से अगर मैं कुछ अगर माइनस करूं म्युनिसिपल टैक्सेस, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, -20,000।
मतलब अब तो आप सरकार से पैसा मांगोगे, सरकार देखो मेरा, मैं आपको म्यूनिसिपल टैक्स दे दिया हूँ ना 20,000 रुपया, अब आप मेरे को और पैसा दो, उल्टा आप सरकार से मांगने लग जाओगे। तो सरकार बोलता है हम म्यूनिसिपलिटी टैक्स, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो उसमें आपका एनुअल वैल्यू 0, उसके बाद का जो प्रोसेस है ना, मतलब जीएवी यहां तक, इसके बाद का जो प्रोसेस है ये आपको अलाउड नहीं करेंगे। कौन सा? म्यूनिसिपलिटी टैक्स वाला। समझ में आया? लेकिन 24 वाला अलाउ करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद आपको हो सकता है, क्या अलाउ करेंगे क्या अलाउ नहीं करेंगे, बट ओवर द पीरियड धीरे धीरे जब आप उसको लॉजिकली समझोगे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि उसको क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां पर म्यूनिसिपलिटी टैक्स का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि आपको इतना कुछ समझ में आया? ये जो हम आज का सेकंड पार्ट पढ़े, इतना पोर्शन, क्या आपको इसमें कुछ यस सर। किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो चलिए अब आगे देखिए, केस स्टडी देखिए। सर हाँ बोलो। सर इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा समझा दीजिए ना। ये वाला सच हाउस प्रॉपर्टी वाला, हाँ सच हाउस प्रॉपर्टी है। ये बोल रहा है अनऑक्युपाइड हाउस। आप किसको बोल रहे हो? हम किसको डिस्कस, हम अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं ना। तो अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब ऐसा घर, सच हाउस, या फिर उस घर का कोई हिस्सा जिसको कि आपने एक्चुअली में भाड़ा दिया ही नहीं, आपने एक्चुअली में उसको लेट आउट किया ही नहीं। कब लेट आउट नहीं किया? आपने पूरा साल भाड़ा उसको नहीं लगाया, या फिर एनी पार्ट, कोई एक दिन भी आपने भाड़ा नहीं लगाया। अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप पिछले साल पूरा भाड़ा लगाए ही नहीं, तो इट मींस वो क्या हो गया, पिछले साल पूरी तरीके से अनऑक्युपाइड थी। तो वही चीज यहां पर बोला गया है, अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब ऐसा घर या उस घर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा। मतलब क्या, मान लो ये बोल रहा कि मान लो आज मेरा घर है, घर में मेरा 3 रूम है, रूम 1, रूम 2, रूम 3। तो मैं इस पूरे, मान लो अगर खाली रूम 3 को खाली मैं भाड़े पे लगाया, इसको टूलेट कर दिया, लेकिन बाकी इसको नहीं लगाया, तो ऐसे नहीं चलेगा। पूरा घर मतलब कोई भी पार्ट आप भाड़ा नहीं लगाओगे, वो पूरा का पूरा साल खाली पड़ा था। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ही वो अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आया आपको अभी? यस सर। ओके, अब देखिए केस स्टडी। बात है गुजरात की, सन 2012 की। सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम, थोड़ा जूम कर देता हूं उनको। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरिप्रसाद भोजनगरवाला। वाओ, हरिप्रसाद भोजन अग्रवाला। ठीक है, जो अग्रवाल भोजन करता है वो भोजन अग्रवाला, इट मींस आशीष अग्रवाल, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, उस जो केस स्टडी हुआ उसमें क्या डिसाइड हुआ, उसमें ये डिसाइड हुआ कि द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23(2) जो अभी भी पढ़े, कैन नॉट बी डिनाइड टू HUF ऑन द ग्राउंड दैट इट बीइंग अ फिक्शनल एंटिटी कैन नॉट ऑक्यूपाई अ हाउस प्रॉपर्टी। हुआ ये था कि देखो, एक HUF ने एक हाउस प्रॉपर्टी लिया था। आप इस केस को समझिए, बात क्या है, ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? HUF के नाम पे है। ठीक है, तो HUF ने क्या किया, इसका क्लेम किया, इनकम टैक्स में बोला कि सर ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, तो उसके ऊपर मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो इनकम टैक्स का जो असेसिंग ऑफिसर आया, वो ऑफिसर बोलता है कि भैया आप तो HUF हो, आप एक काल्पनिक इंसान हो, आप एक फिक्शनल एंटिटी हो, तो कोई काल्पनिक इंसान कैसे कोई घर को ऑक्यूपाई कर सकता है? तो ये बात हो गई। अब HUF वाले क्या बोलते हैं कि सुनो भैया, हम तो एक फैमिली वाले हैं, हमारा HUF मतलब क्या, HUF कैसे बना? HUF बना मैं करता और मेरे घर वाले जो फैमिली मेंबर है ना, हम सबको मिला के एज ए होल HUF बना है, और हम सब इसी घर में रहते हैं। हम तो जितना तक आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, देख लो, ये मेरा कमरा, ये मेरा मम्मी का कमरा, ये हमारा घर, सब कुछ हम रह रहे हैं, एक्चुअल में रह रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे डिनाई कर दोगे? तो ये बात कोर्ट में चलेगी, क्योंकि एओ तो सिर्फ इसी पे अटका होता कि भैया आप एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, आप एक काल्पनिक हो, कोई ऐसा प्राकृतिक HUF कभी पैदा नहीं होता, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कि हाँ एक इंडिविजुअल अगर जीता जागता इंसान है तो वो ऑक्यूपाइड कर रहा है, लेकिन HUF ऑक्यूपाइड नहीं कर रहा।
ठीक है, क्योंकि उसका ये मतलब क्वेश्चन था कि भी अगर ऐसे में आपको अलाउ कर दूं तो कल तो कंपनी वाले भी अलाउ करेंगे, क्योंकि कंपनी भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, पार्टनरशिप फर्म भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो लोग भी बोलेंगे कि हमने लिया, हम सब पार्टनर मिलकर यहाँ पर रहते हैं। बट इन जनरल आप लोग मुझे बताइए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म भी है तो पार्टनरशिप फर्म में तो जरूरी नहीं है कि जो भी पार्टनर है वो पूरा ब्लड रिलेशन हो उनका, दो दोस्त भी मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, या दो अनजान लोग भी मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नॉर्मल केस में ये देखा गया कि दो अनजान लोग जल्दी से एक घर में नहीं रहते, लेकिन जब हम बात करते हैं HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो इट्स अ जनरल प्रैक्टिस कि भैया वो लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं, तो इसीलिए सिर्फ ये बेनिफिट किसको दिया गया, HUF को दिया गया। देखिए आगे केस में क्या बोल रहा है, ये फैक्ट क्या था इस केस का, इस केस का फैक्ट क्या था देखिए। इन द प्रेजेंट केस द असेसिंग ऑफिसर डिनाइड, वो मना कर रहा था क्या कि द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू द HUF contending that such benefit is available only to the owner। सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मालिक को मिलता है, ओनर को मिलता है, जो जीता जागता इंसान हो, who can reside in his own residence, जो अपने घर में रहता हो, that is only an individual। तो एक घर में कौन रहता है, एक इंसान रहता है, HUF तो एक काल्पनिक है, वो कैसे रहेगा, ये कंटेंशन असेसिंग ऑफिसर लगा रहा था। अब ये कहता है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो कौन है, ही इज ए नेचुरल पर्सन एंड नॉट टू एन इमेजिनरी एसेसिबल एंटिटी बीइंग HUF और अ फर्म एटसेट्रा। बोलता है हम ऐसे काल्पनिक लोगों को ये बेनिफिट नहीं दे सकते कि कोई काल्पनिक आदमी या कोई भी उसमें नहीं रह सकता। आपको फैक्ट समझ में आया किस बात के ऊपर झगड़ा हो रहा था। फिर डिसीजन क्या हुआ, द गुजरात हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट एज रिगार्ड टू अ फर्म, बोलता कि फर्म को अगर हम ध्यान में रखें, सो इट कैन नॉट बी फिजिकली रिसाइड इन अ हाउस प्रॉपर्टी। एक फर्म कभी भी फिजिकली नहीं रह सकता, जो अभी बोला मैं, पार्टनरशिप फर्म हो गया चाहे आपका कंपनी हो गया, वो फिजिकली नहीं रह सकता एक हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो एक फिक्शनल एंटिटी है। लेकिन देयरफॉर अ फर्म कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट, तो एक फर्म जो है वो बेनिफिट नहीं ले सकता हाउस प्रॉपर्टी का, मतलब कौन सा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं ले सकता, हाउ विच इज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल ओनर को मिलता है, वो चीज हम फर्म को नहीं देंगे। हाउएवर लेकिन HUF क्या है, HUF इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल related to each other, that is a family comprising of a group of natural person। HUF क्या है, एक फैमिली मेंबर का ग्रुप है और वो लोग एक साथ रहते हैं, ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन एंड द सेड फैमिली, और वो जो फैमिली है, जो ग्रुप ऑफ नेचुरल पर्सन है, जो रिलेटिव है एक दूसरे के, वो लोग कैन रिसाइड इन द हाउस, वो लोग घर में रह सकते हैं, विच बिलोंग्स टू द HUF। और जो घर का मालिक कौन है, HUF। हो सकता है ना HUF के नाम पे हमने घर खरीद लिया, मैं अगर अपने नाम पे अगर घर खरीदूं तो डिस्प्यूट हो सकता है, तो हमने क्या किया, आपस में सारे भाई लोग ने हमने क्या किया, पैसे इकट्ठा किए और एक HUF को बनाया और HUF के नाम पे घर खरीद लिया, तो सबका उसमें हिस्सा रह गया। एंड सिंस अ HUF कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ फिक्शनल एंटिटी, जस्ट बिकॉज HUF एक मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन HUF बना कैसे, वो तो सारा सारा नेचुरल पर्सन से बना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने, हाई कोर्ट के जजेस ने जो ऑब्जर्व करी, वो क्या थी, इट वाज ऑब्जर्व दैट सिंस सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की तो उसको हम प्लूरल सेंस में भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं फैमिली, तो फैमिली में एक दो लोग भी आ सकते हैं, चार लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। सो द वर्ड ओनर वुड इंक्लूड ओनर्स ऑल्सो। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट किसको मिलेगा, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो HUF में कौन हो सकते हैं, ओनर्स भी हो सकते हैं। अगर एक HUF के नाम पे है तो ऑलमोस्ट सबके नाम पे प्रॉपर्टी होगी ना, तो ही बोल रहा है कि ओनर वुड आल्सो इंक्लूड्स क्या, ओनर्स। एंड देयरफॉर द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया, द HUF इज एंटाइटल्ड टू क्लेम बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। बताइए क्या आपको ये समझ में आया केस स्टडी, क्या आपको ये समझ में आया, जी सर। था इंटरेस्टिंग था थोड़ा कि बोरिंग था, कुछ तो बोलो, नालायक हो आप लोग, मत बोलो, जाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप पिछला अभी तक का सारा टॉपिक के ऊपर कुछ डाउट नहीं है
सब कुछ समझ में आया तो प्लीज कंफर्म कीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं हम। प्लीज कंफर्म कीजिए फटाफट, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो सिचुएशन क्या है। देखो, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। हो सकता है ऐसे कि अगर कभी कभी कोई एक प्रॉपर्टी, मान लो मैं आधा साल मतलब कुछ भी एक पीरियड के लिए रहा और बाकी टाइम में उसको भाड़े पे लगा दिया, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। नॉर्मल केस है। मान लो कि मैं एक हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, सडनली क्या हो गया, मेरा कुछ ट्रांसफर हो गया या मेरे को जॉब के लिए कहीं बाहर चलना पड़ गया, जाना पड़ गया, तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरा खुद का घर है यहाँ पर खाली पड़ा रहेगा, इट्स बेटर कि उसको भाड़े पे लगा दो, कुछ पैसा इनकम आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर जाके अगर कहीं रहूं मेरा खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, और खाली घर से अच्छा है कि उसको भाड़े लगा दो, पैसे आएगा। तो कभी कभी अगर आपका एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ सीन हो जाए कि उस टोटल प्रीवियस ईयर में कुछ एक समय के लिए आप उस घर को ऑक्युपाई करके रखो और बाकी कुछ समय के लिए वो घर आपका कोई और भाड़े पे लेके रहे, तो उस केस में आप किस तरीके से इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करोगे वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि द एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द होल ईयर shall be compared with the actual rent for the let out period and whichever is higher shall be taken as gross annual value। ये बोल रहा है कि भैया आपका एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू मतलब वही हमारा एमआरवी एफआरवी whichever is higher and एसआरवी whichever is lower, ये हमारा क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। इसको कंपेयर कर दो एक्चुअल रेंटल वैल्यू, इन दोनों में whichever is higher उसको आप ले लो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जैसे होता आता था वैसे ही करने बोल रहा है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस आएगा। क्या आएगा देखो, द म्युनिसिपल टैक्स फॉर द होल ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कि भैया आपका जो ओनर है ना, ओनर पे करेगा म्युनिसिपल टैक्स तो ही हम उसको बेनिफिट देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है देखो, इफ अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड अ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड then the income will be computed separately for let out and self occupied portion। मतलब क्या, देखो जैसा जनरली होता है हर घर की कहानी, मतलब मैक्सिमम केसेस में, मान लो ये मेरा 2 फ्लोर का बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर में मैं खुद रहता हूँ सेल्फ ऑक्युपाइड है, और फर्स्ट फ्लोर में मैंने क्या किया है घर को लेट आउट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टोटल हाउस प्रॉपर्टी को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। इसका अलग से निकालूंगा, इसका अलग से निकालूंगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 0 वैल्यू हो जाएगी और इसके लिए मेरा जैसा नॉर्मल प्रोविजन है वो हिसाब से मैं कंप्यूट करूंगा। वही बोल रहा है, देखो फिर से रीड कर रहा हूं मैं। इफ अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, मतलब क्या फर्स्ट फ्लोर अगर मैं लेट आउट करता हूं, एंड अ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब ग्राउंड फ्लोर मैंने खुद के लिए रखा हुआ है, देन द इनकम विल बी कंप्यूटेड। इनकम कैसे निकालूंगा मैं, सेपरेटली, अलग अलग निकालूंगा, फॉर लेट आउट के लिए अलग, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अलग। ठीक है, समझ में आपको? तो चलिए एक तो छोटा सा नंबर में देखता हूं, अगर कुछ मिलता है तो उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ अगर नंबर मेरे को दिखता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। नहीं है क्योंकि सिंपल से ही है, यहाँ पर भी नॉर्मल प्रोविजन लगा है। आगे बढ़ूं मैं, आपको समझ में आया वाला? आपको समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ सकता हूं मैं कि किसी को डाउट है? नो सर। नो डाउट सर। ओके फाइन, तो चलिए हमारा हाफ आवर 30 मिनट्स हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे।